A genetic algorithm is a search heuristic that is inspired by Charles Darwin's theory of natural evolution. This algorithm, ये जो जेनेटिक algorithm है बेसिकली ये इंस्पायर्ड किससे हुआ है? ये हमारा बायोलॉजिकल जो टेक्निक्स हैं, बायोलॉजिकल जो मेथड्स हैं, या जो इसका आप नेचुरल एवोल्यूशन आप कह लें कि ये जो नेचुरल जो प्रोसेस हो रहा है ह्यूमन बॉडी के अंदर, उसी को लेके आर्टिफिशियली ये बना दिया गया है ये जेनेटिक algorithm। ये जो बेसिकली जो है वो सर्च ह्यूरिस्टिक है, जो कि इंस्पायर्ड हुआ है चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी थी उससे इंस्पायर्ड किया गया। So this algorithm reflects the process of natural selection, where the fittest individuals are selected for reproduction in order to produce offsprings of the next generation. इसमें क्या होगा कि जो इस algorithm में जो नेचुरल सिलेक्शन है हमारी, उसमें फिटेस्ट जो इंडिविजुअल्स हैं वो सिलेक्ट होंगे नेक्स्ट जनरेशन के लिए। यानी कि जिस तरह नेक्स्ट जनरेशन हम किसको कह सकते हैं कि जो नेक्स्ट हमारा हमारी अगर जो नेक्स्ट जनरेशन है वो ये होगी कि पहली जनरेशन के अंदर हमने अगर एग्जीक्यूशन करवाई है, अगर उसमें से कोई फिट इंडिविजुअल्स हमारे निकल आते हैं तो उनको हम लेके आगे जो हमारी जनरेशन होगी, जो हमारा अगर हमारे पास लूप चल रही है उसकी जो पहली एग्जीक्यूशन है उसमें से हमें फिट इंडिविजुअल्स अगर मिलते हैं तो जो हमारी दूसरी जो जनरेशन बनेगी यानी कि लूप जो प्लस हो जाएगी, टू हो जाएगी, तो उस जनरेशन में हम उन इंडिविजुअल्स को लेके जाएंगे। अगर वो फिटेस्ट नहीं है तो उनको हम क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। अब जो यानी कि जो हमारे आइटरेशन चल रहे हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। तो जेनेटिक एल्गोरिथम, व्हाट इज इट अबाउट? It is a heuristic search that was inspired by a great Charles Darwin theory of evolution. Once again, the computer science field has drawn its inspiration from the biological field. यानी कि जो हम कंप्यूटर साइंस फील्ड में से यूज कर रहे हैं, हम इंस्पायर किससे हो रहे हैं? जो कि बायोलॉजिकल जो फील्ड है उनसे इस एल्गोरिथम को यानी कि आखिज किया गया है, या फिर हम उससे इंस्पायर होके इस एल्गोरिथम को हमने आर्टिफिशियली बनाया है कंप्यूटर साइंस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। Genetic algorithms are used to provide quality solutions for optimization problems and search problems. ये जो algorithms होते हैं बेसिकली ये प्रोवाइड किए जाते हैं, प्रोवाइड करते हैं क्वालिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं जो कि ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स हैं उनकी क्वालिटी, तो या फिर सर्च जो प्रॉब्लम्स हैं, किसी चीज को हम सर्च कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी को एनहांस करने के लिए जेनेटिक एल्गोरिथम्स को यूज किया जाता है। इन दिस आर्टिकल वी वुड डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ द जेनेटिक एल्गोरिथम इन सर्चिंग फॉर सम स्ट्रिंग्स। हम इस जो टॉपिक है इसमें कुछ स्ट्रिंग्स को हम देखेंगे कि उनको किस तरीके से जेनेटिक एल्गोरिथम के जरिए हम सर्च कर सकते हैं। The genetic algorithm simulates the survival of the fittest amongst individuals of consecutive generations to solving a problem. So before we delve in too deep, let us remind ourselves of some key Charles Darwin principles in the theory of natural selection. हम प्रॉब्लम्स को की तरफ जाने से पहले हम देख लेते हैं कि जो चार्ल्स डार्विन था उसकी जो थ्योरी थी, थ्योरेटिकल जो उसने नेचुरल सिलेक्शन का जो प्रोसेस बताया था उसको हम पहले देख लेते हैं कि ये बेसिकली होता क्या है। इसमें तीन चीजें जो होती हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं, हेरिडिटी, वेरिएशन और सिलेक्शन। ये तीन चीजें डार्विन की थ्योरी में हमें मिलती हैं। हेरिडिटी बेसिकली होती है कि देयर इज ए प्रोसेस दैट मस्ट टेक प्लेस whereby the children inherit some characteristics from their parents. ये नेचुरल प्रोसेस होता है। हम अगर खुद भी अपने आप को देखें तो हम कुछ जो चीजें होती हैं वो अपने पेरेंट्स से इनहेरिट कर रहे होते हैं, वो चाहे हमारी आदत हो या जो भी हो। हम कुछ जो अपनी जो खसूसियात होती हैं वो अपने पेरेंट्स से इनहेरिट कर रहे होते हैं। तो डार्विन भी यही कहता है। वेरिएशंस क्या होता है कि देयर मस्ट बी अ डाइवर्सिटी इन द ट्रेट ऑफ द पॉपुलेशन, और वेयर वेरिएशन और डाइवर्सिटी कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द पॉपुलेशन। ये वेरिएशन होती है। वेरिएशन मीन कि वेरिएंस जो चेंजेस आ रही होती हैं एनवायरनमेंट से वो भी शामिल होती हैं, जो कि हम नेचुरली हम देखते हैं। कुछ हम इनहेरिट कर रहे होते हैं कुछ चीज़ें, और कुछ चीज़ें हम सीख रहे होते हैं जो कि हमारे अंदर चेंजेस आ रही होती हैं, वेरिएशंस आ रही होती हैं हमारी, जो कि मे बी पेरेंट्स से थोड़ी वेरिएशंस हमारी ज़्यादा हों, उनसे थोड़े हम चेंज हो जाएं, लेकिन कुछ आदत जो हैं वो इनहेरिट कर रहे होते हैं, कुछ आदत जो हैं वो हम बेसिकली एनवायरनमेंट से सीख रहे होते हैं। डायरेक्शन क्या है? देयर हैज़ टू बी अ वे in the population where parents pass down their genetic characteristics to their children, and a way where some do not pass down these genetic characteristics. तो वही है कि सिलेक्शन में पेरेंट्स जो होते हैं और जो हमारी पॉपुलेशन होती है उसमें कुछ अपनी जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो चिल्ड्रंस को दे देते हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो कि वो पास नहीं कर सकते, यानी कि वो पास नहीं करते। तो यही जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं।
तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम थ्योरेटिकल जेनेटिक एल्गोरिथम्स को देखते हैं। तो अब यहाँ पे जेनेटिक एल्गोरिथम्स की अगर बात की जाए तो इसमें ये जो आपको नजर आ रही है ये चीज, ये जो रेड लाइन है, इसको हम बेसिकली जीन्स कहते हैं, जीन कहते हैं। ये एक जीन है। और ये जो सेट पूरा आपको नजर आ रहा है, A2 है, A1 है, या फिर A3 A4 है, इसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। और ये जो जितने भी सारे सेट्स आपको नजर आ रहे हैं, A1 A2 A3 A4, इन सबको मिला के हम कहते हैं कि ये एक पॉपुलेशन, बेसिकली ये एक पॉपुलेशन। कंपनी वालों का है। ये आ गया जीन, जो कि एक सिंगल, आपको क्रोमोसोम के अंदर एक सिंगल इंडिविजुअल जो नजर आ रहा है, ये एक को भी हम जीन कह सकते हैं। तो ये जो टोटल सेट है इसको हम क्रोमोसोम कहेंगे। और ये जो सारे सेट्स अगर मिल जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो इनको हम पॉपुलेशन कहते हैं कि हमने पॉपुलेशन जनरेट की मुख्तलिफ क्रोमोसोम्स को मिला के। और जो मुख्तलिफ जीन्स जो मिलते हैं वो एक क्रोमोसोम बनाते हैं। Notion of natural selection. The process of natural selection starts with the selection of fittest individuals from a population. They produce offsprings which inherit the characteristics of the parents and will be added to the next generation. If parents have better fitness, their offsprings will be better than parents and have a better chance at surviving. यहाँ पे क्या है कि पेरेंट्स जो हैं उसकी अगर जो फिटनेस है वो बेटर है, तो जो उनके ऑफस्प्रिंग्स होंगे विल बी बेटर देन द पेरेंट्स, पेरेंट्स से बेहतर हो सकते हैं। क्योंकि दो पेरेंट्स की जब कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं तो जो ऑफस्प्रिंग जो बनेगा वो बेटर हो सकता है अपने पेरेंट्स से, एंड हैव ए बेटर चांस ऑफ एट सर्वाइविंग, यानी कि वो बेहतर उसके चांसेस सर्वाइविंग के। सर्वाइविंग क्या है? हम नेक्स्ट जनरेशन की बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में हम उन्हीं इंडिविजुअल्स को भेजेंगे जो कि बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक टूर्नामेंट है क्रिकेट का हो या फुटबॉल का हो, तो उनमें बेहतर वही आगे जा सकते हैं जो कि बेहतर परफॉर्म करते हैं, जिनके पॉइंट्स ज़्यादा हों, या फिर उनकी सिलेक्शन उसी सूरत में नेक्स्ट जनरेशन के लिए। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप देखते हैं जो हमारे क्रिकेट के टूर्नामेंट्स होते हैं, उनमें क्या होता है, शुरू में सारे इंडिविजुअल्स जो हैं वो, आप उनको क्रोमोसोम समझ लें, वो खेल रहे होते हैं, लेकिन बेसिक आगे वही जाते हैं जो कि ज़्यादा सर्वाइव वही करते हैं जो कि अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, जिनकी फिटनेस जो होती है वो अच्छी होती है, जिनके पॉइंट्स अच्छे होते हैं, वो आगे जाते हैं। और जो अगला मरला होता है उसमें से नेक्स्ट जो हमारा आइट्रेशन, आप उसको समझ लें, नेक्स्ट आइट्रेशन में वही जाते हैं जो कि उससे बेटर परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे भी सूरत कुछ इसी तरह है कि दिस प्रोसेस कीप्स ऑन आइटरेटिंग एंड एट द एंड a generation with the fittest individuals will be found. This notion can be applied for a search problem. We consider a set of solutions for a problem and select the set of best ones out of them. हमने बेस्ट वन सेलेक्ट करना है उनमें से। तो फेसेस ऑफ जेनेटिक एल्गोरिथम, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेसेस हैं जेनेटिक एल्गोरिथम को जब आप इंप्लीमेंट करेंगे। उनमें 5 फेसेस हैं, 5 फेसेस आर कंसिडर्ड इन ए जेनेटिक एल्गोरिथम। एक है इनिशियल पॉपुलेशन, दूसरा है फिटनेस फंक्शन। फिटनेस फंक्शन जो बेसिकली होता है वो हमारा बेसिकली एक गोल की तरफ लेके जा रहा होता है कि हमारा गोल ये है कि हम कहते हैं कि हमने इतने पॉइंट्स लेने हैं, तो तब जाके हमने आगे, फॉर एग्जांपल हम अपना गोल रख देते हैं साइन 90 रख देते हैं, साइन थीटा जिसको हम कहते हैं साइन 90 रखते हैं, साइन थीटा साइन 90 प्लस कॉस 50 हम कह देते हैं कि ये हमारा फिटनेस फंक्शन है। अगर इसकी जो वैल्यू निकलती है उसके करीब करीब अगर वैल्यू हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी आ रही होती है, तो हम कहेंगे वो फिटनेस इंडिविजुअल, फिटेस्ट इंडिविजुअल है, वो नेक्स्ट जनरेशन में जा सकता है। अब यहाँ पे तीसरे नंबर पे आ रहा है सिलेक्शन आ रहा है, फिर क्रॉस ओवर आ रहा है, फिर म्यूटेशन आ रहा है। ये 4-5 चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं, जिन ये आप समझें कि जेनेटिक एल्गोरिथम के ये क्या है, फेसेस हैं, फेस वाइज हम जा रहे हैं। अब इनिशियल जो पॉपुलेशन होती है वो क्या होती है? द प्रोसेस बिगिंस विद ए सेट ऑफ इंडिविजुअल्स व्हिच इज कॉल्ड ए पॉपुलेशन। ईच इंडिविजुअल इज ए सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम यू वांट टू सॉल्व। जो हम पीछे देख के आ चुके हैं, ये आप देख लें इनिशियल पॉपुलेशन। ये सारी जो है, जो इंडिविजुअल्स हैं हमारे, वो क्या बना रहे हैं? एक पॉपुलेशन बना रहे हैं। An individual is characterized by a set of parameters or variables known as genes. Genes are joined into a string to form a chromosome solution. Set of parameters or variables known as genes. हम किनको genes कहते हैं? ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये genes हैं।
और ये जब जीन्स आपस में मिलते हैं, जीन्स आर जॉइंड इनटू स्ट्रिंग्स, एक स्ट्रिंग की फॉर्म में, तो वो क्या करते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं. In a genetic algorithm, the set of genes of an individual is represented using a string. In terms of an alphabet, usually binary values are used, strings 1 और 0. Usually ये होता है कि binary values जो होती हैं वो यूज हो रही होती हैं, वो जो हमारे genes होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए. We say that we encode the genes in a chromosome. Fitness function क्या होता है? The fitness function determines how fit an individual is. The ability of an individual to compete with other individuals. यानी कि जो दूसरे individuals होंगे हमारे, उसमें ये ability हो कि वो दूसरों को compete कर सके. तो fitness function ये determine करता है. It gives a fitness score to each individual. हर एक जो individual हमारे पास होगा, उसको जो fitness score होगा वो ये provide करेगा. The probability that an individual will be selected for reproduction is based on its fitness score. जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए जो हमारे सिलेक्ट होंगे इंडिविजुअल्स, वो फिटनेस फंक्शन की ही बेस पे होंगे. जितने उसके करीब होंगे वो उतने ही ज्यादा वो इंडिविजुअल्स होंगे. वो इंडिविजुअल जो कि ज्यादा फिट होंगे, जो कि इस फिटनेस फंक्शन डिसाइड करेगा, जो उसके करीब करीब होंगे, उनको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जनरेशन के लिए सिलेक्ट करेंगे. अब जो सिलेक्शन प्रोसेस है, द आइडिया ऑफ सिलेक्शन फेज is to select the fitness individual and let them pass their genes to the next generation. ये बात वही है कि हम उन genes को select करेंगे जो कि fitness function के ज्यादा करीब होंगे, जो कि ज्यादा fittest individuals होंगे. Two pairs of individuals or parents are selected based on their fitness. दो parents को हम select करेंगे जो कि उसकी fitness की base पे हम select कर सकते हैं. Individuals with high fitness have more chance to be selected for reproduction. अब जो crossover process है, basically ये simple सा process है कि crossover is a most significant phase in a genetic algorithm for each pair of parents to be matched. A crossover point, excuse me. So crossover points is chosen at the random from within the genes. For example, consider the crossover point to be 3 as shown below. हमारे पास अगर crossover points है, तो जो हमारी क्रोमोसोम्स हैं वो A1 है और दूसरा जो क्रोमोसोम है वो A2 है. इसमें से हमने क्या करना है, इन इंडिविजुअल्स को जो क्रॉसओवर करना है. यानी कि फॉर एग्जांपल कंसीडर द क्रॉसओवर पॉइंट्स टू बी 3. अगर हमारे पास क्रॉसओवर पॉइंट हमने क्या रखा है, 3 रखा है, तो 3 पे यहाँ पे हमने ये जो रेड लाइन ड्रा की है, ये क्रॉसओवर पॉइंट है कि हमने इन इंडिविजुअल्स को क्रॉसओवर करना, बाकी को उसी तरीके से छोड़ देना. तो जो क्रॉसओवर प्रोसेस होगा उसमें ऑफस्प्रिंग्स आर क्रिएटेड बाय एक्सचेंजिंग द जीन्स ऑफ पेरेंट्स अमंग देमसेल्व्स until the crossover point is reached. हम उन ऑफस्प्रिंग को क्रिएट करते रहेंगे, एक्सचेंज करते रहेंगे जब तक हमारा जो क्रॉसओवर प्रोसेस है, क्रॉसओवर पॉइंट है, उस तक हम नहीं पहुंच जाते. हमने इनको आपस में क्या करना है, क्रॉसओवर करना है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्रॉसओवर प्रोसेस जो हमारा A1 जो क्रोमोसोम है और A2 जो है, इसमें से हमने जीन्स की एक्सचेंजिंग करनी है. नीचे वाले जीन्स ऊपर लेके जाने और ऊपर वाले नीचे लेके आने, लेकिन कहाँ तक लेके आने, जहां तक हमारा क्रॉसओवर पॉइंट है. इस पॉइंट से आगे हमने चेंजिंग नहीं करनी, बल्कि इससे पीछे पीछे. तो द न्यू ऑफस्प्रिंग्स आर एडेड टू द पॉपुलेशन. नए ऑफस्प्रिंग्स हम ऐड करेंगे पॉपुलेशन के अंदर, तो वो क्या बनेंगे, जो A5 और A6 बन रहे हैं, ये बन रहे हैं कि 1110000, या फिर ऐसा हो सकता है कि 000111. ये जो क्रॉसओवर है हुआ है, इसको हम ऊपर लेके गए, तो ये वंस आ गए इसमें, और जीरोस की जगह वंस आ गए, और यहाँ पे वंस की जगह जीरोस आ गए. तो ये हमारे जो नई पॉपुलेशन क्रिएट हुई है, नई पॉपुलेशन में क्रोमोसोम जो क्रिएट हुए वो A5 और A6 क्रिएट हुए. तो यानी कि जो हमारी पॉपुलेशन थी, पहले जो ये जो पेरेंट्स थे, उनसे जो दो नए
हमारे क्रोमोसोम बने वो ये बने A5 और A6। अगर हम चेंज करना चाहते हैं अपने यहाँ पे कैरेक्टर्स आपके सामने लिखे हुए हैं, इन कैरेक्टर्स को अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो इन कैरेक्टर्स को चेंज करने के लिए यहाँ पे 4 जो कैरेक्टर्स हैं इनको हम चेंज करना चाहते हैं इन 4 के साथ। तो जो नया ऑफस्प्रिंग बनेगा वो ये बनेगा। इसको हम लेके BCDE को लेके यहाँ पे आए हैं, BCADDE के साथ हमने क्या कर दिया, इसको चेंज कर दिया। बाकी इंडिविजुअल जो होंगे वो उसी तरीके से रहेंगे। तो हमारा जो नया ऑफस्प्रिंग बना है वो ये बना। अब जो म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन प्रोसेस, सिंपली हम म्यूटेशन को देख रहे हैं कि म्यूटेशन बेसिकली होता क्या है, म्यूटेट किस चीज को कहा जाता है। इन सर्टेन न्यू ऑफस्प्रिंग formed, some of their genes can be subjected to a mutation with a low random probability. This implies that some of the bits in the bit string can be flipped. यानी कि म्यूटेशन जो प्रोसेस होता है उसमें बेसिकली हमारी जो बिट्स होती हैं उनको हम फ्लिप करते हैं, रैंडमली फ्लिप करते हैं। और ये लो रैंडम हम कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते कि सब जो बिट्स हैं उनको रैंडमली हम चेंज कर लें, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर हम सब बिट्स को चेंज कर लेते हैं तो ये जो नेक्स्ट फिटनेस जो होगी वो मेरे ख्याल में उतनी बेहतर नहीं हो सकती। हम जो है कुछ जो इंडिविजुअल्स होंगे उनको फ्लिप करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 1 उसी तरह हमने रखना दिया, बाकी जो बिट्स थी 3 ये बिट्स, इनको हमने किसी दूसरे क्रोमोसोम के साथ हमने क्रॉसओवर और म्यूटेशन में फर्क ये होता है कि क्रॉसओवर में आप 2 पेरेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल 2 क्रोमोसोम्स हैं, उनके जो जीन्स हैं उनको आपस में एक्सचेंज करवा देते हैं। लेकिन जो म्यूटेशन प्रोसेस है उसमें सिर्फ एक ही क्रोमोसोम को हमने सेलेक्ट किया है, इसके जीन्स को हम फ्लिप करवा देते हैं। फ्लिप मीन कि अगर 0 है तो उसको 1 रैंडमली हम कर देते हैं, ना कि क्रॉसओवर करते हैं। क्रॉसओवर में हमें 2 जीन्स चाहिए होते हैं, सॉरी 2 क्रोमोसोम चाहिए होते हैं। लेकिन म्यूटेशन में एक ही क्रोमोसोम के अंदर हमने चेंज करना होता है, बिट्स को क्या करना होता है, फ्लिप करना होता है। ये 1 की जगह हमने 0 लगा दिया, 0 0 की जगह 1 1 लगा दिया। तो ये बिफोर म्यूटेशन ये रिजल्ट था और आफ्टर म्यूटेशन हमारे पास ये रिजल्ट आया। A mutation occurs to maintain diversity within the population and prevent premature convergence. जो म्यूटेशन होती है बेसिकली जो हमारी प्रीमेच्योर कन्वर्जेंस हो रही होती है उसको रोकने के लिए होती है। फॉर एग्जांपल हम इसी क्लास में कुछ नेक्स्ट जो क्लासेस हमारी आएंगी उसमें हम कुछ अपने जो मॉडल्स हैं, जब हम CNN वगैरह पढ़ेंगे तो उसको हम रन करके भी देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारे यहाँ पे जो टर्म आई है कि जो प्री मेच्योर कन्वर्जेंस है उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, म्यूटेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका ग्राफ है और इस ग्राफ में आपकी जो एक्यूरेसी है वो 0 से स्टार्ट होती है और मैं कहता हूँ ये 100 है, 0 से 100 तक जा रही है और ये आपके नंबर ऑफ आइट्रेशंस हैं, 1 2 3 अप टू n आइट्रेशंस हैं। तो यहाँ से अगर आपका सिस्टम जो स्टार्ट होता है आपका एल्गोरिथम वो एक्यूरेसी 0 से स्टार्ट होता है, तो करते करते एक्यूरेसी आपकी ऊपर की तरफ जा रही होती है। जो आइट्रेशन बढ़ते जाते हैं आपकी एक्यूरेसी जो है ऊपर की तरफ जा रही है। लेकिन सडनली ऐसा होता है कि आपके जो इंडिविजुअल्स हैं वो फिट नहीं होते। तो अगर आप क्रॉसओवर नहीं करते या म्यूटेशन नहीं करते तो वो इंडिविजुअल्स इतने अच्छे नहीं होते कि वो सर्वाइव कर सकें। तो वो आपका रिजल्ट जो है वो एक्यूरेसी जो है वो डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है या बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन में शो होना शुरू हो जाती है। यानी कि ऊपर जाने से आप ये समझें ये 80% तक पहुंची है तो ये डिक्लाइन होना शुरू हो गई है और करते करते आपकी 60 तक आ गई है। तो दिस मीन कि आपने आइट्रेशन तीसरे चौथे आइट्रेशन पे जो आपकी वैल्यू थी वो ये थी, लेकिन जो आपके n आइट्रेशन हैं आपके लिए 10 आइट्रेशन के बाद आपकी वैल्यू यहाँ तक पहुंच गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो एल्गोरिथम है उसको जरूरत है, कुछ जरूरत मीन कि जो यहाँ पे इंडिविजुअल्स हैं वो आपके, इसका मतलब फिट नहीं है। फॉर एग्जांपल एक फैमिली को चलाने के लिए कुछ लोगों की यानी कि जरूरत है, वो अगर उसको सरवाइव कर रहे हैं उस फैमिली में, अगर यूं ही उनके कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं फिटनेस में या आप ये कह लें कि वो अगर उनका काम छूट जाता है, वो सही तरीके से काम नहीं कर सकते, तो क्या होता है आपकी जो फैमिली की परफॉर्मेंस होती है वो डिक्लाइन हो जाती है। तो उसके लिए परफॉर्मेंस और एक्यूरेसी के लिए आपके जो इंडिविजुअल्स हैं उनका फिट होना बहुत लाजमी है। तो आप क्या करते हैं, सडनली क्रॉसओवर कर लेते हैं या फिर म्यूटेशन अप्लाई करते हैं। तो जब म्यूटेशन अप्लाई करते हैं, यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये प्री मेच्योर कन्वर्जेंस हो रही है, एकदम नीचे की तरफ आ रहा है आपका ग्राफ। तो फिर आपने यहाँ से जब म्यूटेशन स्टार्ट की तो आपका ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपको एक्यूरेसी जो है वो मैक्सिमम मिल सकती है।
तो ये जो दो हम टर्म्स यूज कर रहे हैं, क्रॉसओवर और म्यूटेशन, ये इसीलिए हम करते हैं कि हम हमारा जो गोल है यहाँ पे मैक्सिमम एक्यूरेसी गेन करना है, या फिर एक और ग्राफ है, इसमें हम कह रहे हैं कि हमारी जो एरर रेट है वो 0 तक आए। ये 100 है और ये 0 है, और ये आइट्रेशन हैं आपके 1 to n तक। प्री मैच्योर कन्वर्जेंस की अगर बात करें तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि यहाँ से आपका ग्राफ स्टार्ट होता है, आपकी जो एरर है वो 100 आ रही है, करते करते डिक्लाइन हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, और जब यहाँ पे पहुंची है प्री मैच्योर कन्वर्जेंस हो रही है। प्री मैच्योर कन्वर्जेंस क्या है? क्योंकि हमें जो हमारा गोल है वो एरर 0 है या फिर एक्यूरेसी 100 है। तो अगर एरर 100 से ये 0 की तरफ आ रही थी, लेकिन यहाँ से प्री मैच्योर कन्वर्जेंस हुई है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉसओवर या फिर म्यूटेशन हम अप्लाई करेंगे। तो वो क्या करेगी, क्रॉसओवर और म्यूटेशन यहाँ से प्री मैच्योर कन्वर्जेंस जो है उसको रोकते हुए हमें एरर 0 तक ले आएगी। तो ये जो दो हमने टर्म्स पढ़ी हैं, ये क्रॉसओवर और म्यूटेशन हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम जो प्री मैच्योर कन्वर्जेंस हमारी आ रही होती है, या तो एक्यूरेसी जो है उससे हम नापते हैं अपने सिस्टम को कि ये बेस्ट की तरफ जा रहा है, या फिर हमारी जो एरर है वो डिक्लाइन की तरफ आ रही होती है। जितनी 0 से मीट करेगी, हम कहेंगे कि हमारा जो एरर रेट है वो 0 को मीट कर रहा है और हमारा सिस्टम सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। So mutation, the key idea is to insert random genes in the offspring to maintain the diversity in population to avoid the premature convergence. तो यहाँ पे ये बिफोर म्यूटेशन है और ये आफ्टर म्यूटेशन है, ये कुछ रिजल्ट हैं। ये जो आपको नजर आ रहा है, एच की जगह एम चेंज कर दिया है या फिर ए की जगह एन चेंज कर दिया है। क्योंकि पहले क्रॉसओवर में क्या करते थे, दो जो हमारे क्रोमोसोम्स होते थे उनके जो इंडिविजुअल्स होते थे, जीन्स होते थे, उनको हम क्रॉसओवर कर लेते थे। लेकिन म्यूटेशन में क्या है, डायरेक्ट हमने क्या कर दिया, ये जो वाला एच है इसको हमने चेंज करके एम कर दिया और ए को हमने चेंज करके एन कर दिया, और बाकी जो हमारी इंडिविजुअल्स या जीन्स आ रहे हैं वो सेम ही आ रहे हैं। तो टर्मिनेशन कब होगी? टर्मिनेशन तब होगी कि the algorithm terminates if the population has converged, does not produce offspring which are significantly different from the previous generation. Then it is said that the genetic algorithm has provided a set of solutions to our problem. कब ये हमारा टर्मिनेशन प्रोसेस कब होगा? यहाँ पे दो चीजें हमें देखनी होंगी। या तो हमारे जो जीन्स हैं वो क्या हो जाएं, हमारी जो n आइट्रेशन हैं वो मीट हो जाएं। अगर हमने 10 आइट्रेशन रखे हुए हैं, वो 10 आइट्रेशन तक हमारा अगर एल्गोरिथम चल जाता है तो क्या होगा, ये यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो ये कह रहा है कि अगर एरर 0 को मीट कर जाए, वो चाहे छठे आइट्रेशन पे कर जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आके छठे आइट्रेशन पे ही हमें 0 मिल जाता है, तो दिस मीन यहाँ भी हमारा टर्मिनेशन हो जाएगी। या फिर टर्मिनेशन कब होगी, जब हमारे आइट्रेशन खत्म हो जाएंगे, तो फिर टर्मिनेशन हो जाएगी इस एल्गोरिथम की, जेनेटिक एल्गोरिथम। यहाँ पे दो चीजों का ख्याल रखना है। टर्मिनेशन किस सूरत में हो सकती है, या तो हमारे जो आइट्रेशन हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, फिर सिस्टम हमारा टर्मिनेट कर जाएगा। या फिर जो हमारा फिटनेस फंक्शन है, फिटनेस फंक्शन बेसिकली हमने ये रखा हुआ है कि हमारी एरर जो है वो 0 को मीट कर जाए, या फिर फिटनेस फंक्शन कोई और भी हो सकता है कि उस वैल्यू को हमारा जो ग्राफ है वो अगर पहुंच जाता है, वो चाहे कम आइट्रेशन में पहुंचे, तो हम क्या कह सकते हैं कि हम अपने सिस्टम को क्या कर रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सूडो कोड है, इसका सिंपल सा सूडो कोड है कि स्टार्ट हम करेंगे जनरेट द इनिशियल पॉपुलेशन, कंप्यूट फिटनेस, रिपीट किस चीज को करेंगे, सिलेक्शन को, क्रॉसओवर को और म्यूटेशन को हम क्या करेंगे, और फिर कंप्यूट फिटनेस करेंगे, फिटनेस को भी कंप्यूट करेंगे। और फिर अगर फिटनेस हमारी ठीक आ रही है तो हम नेक्स्ट जनरेशन को रिपीट करते रहेंगे अंटिल पॉपुलेशन हैज कन्वर्ज। जब तक पॉपुलेशन कन्वर्ज नहीं हो जाती, या फिर हम क्राइटेरिया जो हमारा है टर्मिनेशन का उसको हम मीट नहीं कर जाते, तो तब तक हम क्या करते रहेंगे, इस एल्गोरिथम को चलाते रहेंगे। तो ये बेसिकली इसके 3-4 स्टेप्स हैं, जो कि इनिशियल पॉपुलेशन हमने जनरेट करनी है, फिटनेस कंप्यूट करनी है,
रिपीट किन चीजों को करना है कि बार बार हमने सिलेक्शन करनी है, बार बार हमने क्रॉस ओवर करना है या फिर म्यूटेट करना है उस सिस्टम को। जब तक कंप्यूट फिटनेस करनी है तब तक करनी है जब तक हम कन्वर्ट नहीं हो जाते। कन्वर्जेंस क्या है वो उसका मैंने आपको बता दिया है। कन्वर्जेंस ये होती है। तो जब तक ये क्राइटेरिया मीट नहीं हो जाता तब तक हम क्या करते रहेंगे, इस एल्गोरिथम को चलाते रहेंगे। तो ये था जेनेटिक एल्गोरिथम। इसके अगर टाइम हमारे पास हुआ तो हम इसकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे कि जेनेटिक एल्गोरिथम को हम कुछ वैल्यूज देंगे, कुछ पॉपुलेशन जनरेट करेंगे खुद से और फिर उसको कैलकुलेट करेंगे कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए कौन से इंडिविजुअल जो हैं वो हमारे फिट आ रहे हैं। तो कैसे हम फिटनेस फाइंड करते हैं और कैसे हमारा जो टर्मिनेशन प्रोसेस होता है वो किस तरीके से हम उसको मीट कर सकते हैं।